इसमें नोट करेंगे द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट the relative velocity of an object the relative velocity of an object to with respect to WRT का मतलब होता है with respect to the relative velocity of an object to with respect to object 1 the relative velocity of an object 2 with respect to object 1 comma when both are in motion comma when both are in motion when both are in motion comma is the time rate of change of position is the time is the time rate of change is the time rate of change of position of object 2 time rate of change of position of object 2 position of object 2 with respect to that of object 1 with respect to that with respect to that of object 1 क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं और हमारी स्पीड जो है वो मान लो आप 35 किलोमीटर पर आ रहा है और तभी हमारे बराबर से एक दूसरा कोई व्हीकल निकलता है और उसकी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आ रहा है तो वो हमसे आगे क्यों निकल जाता है क्योंकि उसकी स्पीड हमसे ज़्यादा है। तो अगर ये कहा जाए कि हम अगर ऑब्जेक्ट 1 हैं और वो जो हमसे आगे निकल रहा है वो ऑब्जेक्ट 2 है तो आप ये समझ जाइएगा कि ऑब्जेक्ट 2 जो है उसकी वेलोसिटी वैसे तो 40 किलोमीटर पर आ रहा है, हमारी जो वेलोसिटी वैसे तो 35 किलोमीटर पर आ रहा है, हम दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट 2 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मी यानी कि ऑब्जेक्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1 अगर कैलकुलेट करी जाए तो वो 5 किलोमीटर पर आवर होगी। कैसे भाई, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहा है और मैं 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहा हूँ, तो ये बात तो क्लियर है कि उसकी वेलोसिटी हमसे ज़्यादा है तो वो हमसे आगे निकल जाएगा, ये चीज़ तो क्लियर है। लेकिन वो जो हमसे आगे निकलेगा वो कितनी वेलोसिटी से हमसे आगे निकलेगा, तो हम ये कहेंगे कि वो निकलेगा हमसे 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से हमसे वो आगे निकल जाएगा। ये सभी को क्लियर है? इतना बताइए। यस इतना सर। क्लियर है? हाँ, चलिए जी, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को कहते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी। अब बात करते हैं यहाँ पर जो ये टर्म्स लिखी हुई है या फिर ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी बात करते हैं। तो आप ये देखिएगा कि जैसे मैं इस डेफिनेशन की बात करूं तो इस डेफिनेशन में आप देखो कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है व्हेन बोथ आर इन मोशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज। टाइम रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है कि टाइम के साथ साथ जो चीज चेंज होती है, क्या? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज हो रहा है, पोजीशन टाइम के साथ साथ पोजीशन कितना चेंज हो रही है। तो पोजीशन को आप जानते हैं कि पोजीशन इज लाइक डिस्प्लेसमेंट, तो पोजीशन को मैं बोलता हूँ एक्स, ठीक है। और थोड़ा सा पोजीशन में चेंज हुआ तो उसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा एक्स या डी एक्स। विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो डी एक्स बाई डी टी, और ये डी एक्स बाई डी टी क्या होती है? ये वेलोसिटी तो होती है। तो वो वेलोसिटी ना बोलकर वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 वो ये लिख रहे हैं। तो फालतू में डेफिनेशन थोड़ी टफ हो गई है, ठीक। आप बस इसको समझेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। टाइम रेट ऑफ चेंज जो डिनोमिनेटर में है वो टाइम है और न्यूमरेटर में हो गया पोजीशन। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन टाइम के साथ साथ
कितना चेंज कर रही है, तो किसका, ऑब्जेक्ट टू का विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन। तो ऑब्जेक्ट टू की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट वन से कितनी ज्यादा है, बस वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है। अब इसका जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन देखेंगे। एक्सप्रेशन भी आप देखिएगा कि कोई, मतलब वैसे तो देखिए आसान है, पर वो जो लिखा हुआ है जो समझाएंगे हम, उसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन प्लीज मेरे से पूछना, मैं दोबारा बताऊंगा उस चीज को अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो। देखिए आप इसमें आगे लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी, इसका डेरिवेशन है एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए जो एक्सप्रेशन हमें यूज करना है वो एक्सप्रेशन का मुझे डेरिवेशन करना है, उसको डिराइव करेंगे। अभी देखते हैं। इसमें लिखें सबसे पहले आप कि कंसिडर ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। कंसिडर ऑब्जेक्ट वन एंड object 2, consider object 1 and object 2 moving along the same direction moving along the consider object 1 and object 2 moving along the same direction with constant velocities v1 and v2 with constant velocities v1 and v2 ब्रैकेट में रिलेटिव टू अर्थ रिस्पेक्टिवली। रिलेटिव टू अर्थ रिस्पेक्टिवली। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालते हैं ना, तो वो जो वेलोसिटी निकाली जाती है उसकी, वो रिलेटिव टू अर्थ निकाली जाती है। मतलब कि जब हम चल रहे हैं तो हमारी जो वेलोसिटी है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, क्योंकि अर्थ वैसे तो अपनी एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम थोड़ी तेज वेलोसिटी से चल रहे हैं, अर्थ की वेलोसिटी उतनी तेज नहीं है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि अर्थ जो है वो रेस्ट में है, तो अर्थ की वेलोसिटी जीरो हो गई। तो हम अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं तो 20 माइनस जीरो, यानी कि हमारी जो वेलोसिटी है वो 20 किलोमीटर पर आवर हो गई अर्थ के रिस्पेक्ट में। कि अगर ज़मीन पर खड़ा होकर कोई हमारी वेलोसिटी चेक करे तो वो 20 किलोमीटर पर आवर है। इसी तरीके से मैंने कहा कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट वन और एक ऑब्जेक्ट टू। ऑब्जेक्ट वन की वेलोसिटी को बोल दिया v1 और ऑब्जेक्ट टू की वेलोसिटी को बोल दिया v2। ठीक है, v1 और v2। अब देखिएगा एक इसमें ऑब्जेक्ट वन तो ये हो गया, ऐसे लिख दीजिए ऑब्जेक्ट वन, इसकी जो वेलोसिटी है ये तो है v1। ऑब्जेक्ट टू जो है इसकी वेलोसिटी है v2, इसकी वेलोसिटी है v2। अब लिखेंगे सपोज द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स suppose the position coordinates of the two objects suppose the position coordinates of the two objects are x1 0 and x2 0,
are x1 0 and x2 0 at time t is equal to 0. एट टाइम टी इज इक्वल टू 0. अभी नोट करें सभी, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या लिखवा रहा हूं मैं ये. एट टाइम t is equal to 0, at time t is equal to small t, their position coordinates will be at time t is equal to t, their position coordinates will be x1 t is equal to x1 0 plus v1 t, and x2 t is equal to x2 0 plus v2 t. नोट करिए, फिर समझाता हूं क्या है ये. इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2. सोचिएगा कि एक ना ग्राउंड है, ये कोई एक सड़क है, मान लीजिए कि सड़क है, और उस सड़क पर यहाँ पर है 0 मीटर का मार्क लगा हुआ है, फिर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर. ठीक है, ये जो स्ट्रेट है, ये जो स्ट्रेट लाइन है या स्ट्रेट रोड है, इसको मैंने बोल दिया कि एक्स एक्सेस मान लेते हैं इसको. तो अब इनिशियली मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, वो ऑब्जेक्ट मतलब इनिशियली ज़रूरी नहीं है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से ही स्टार्ट करे, वो ऑलरेडी चल रहा था. और जब मैंने अपना मोशन का एनालिसिस स्टार्ट करा, यानी कि जब मैंने ये देखना शुरू करा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी है, या उसमें कुछ एक्सेलरेशन है या नहीं, या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ये सब कुछ स्टडी करने के लिए, मतलब जब मैंने उसका मोशन का एनालिसिस स्टार्ट करा तो उस टाइम वो यहाँ पर था. ठीक है, तो इस पोजीशन को क्या बोलूंगा मैं, इस पोजीशन को मैं बोलूंगा, और मैं ऑब्जेक्ट 1 की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट 1 की, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ. तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मैं बोलूंगा x1. ठीक है, और वो यहाँ पर था कब, जब मैंने अपनी स्टॉप वॉच ऑन करी. तो t इज इक्वल टू 0 पर वो 2 मीटर वाले मार्क पर पहुंचा हुआ था. तो मैंने ये कह दिया कि उसकी इनिशियल पोजीशन तो हो गई 2 मीटर, कि वो 2 मीटर वाला डिस्टेंस वो इतना इस पोजीशन पर पहुंचा हुआ था पहले से ही. फिर उसके बाद हमने ये कहा कि अब टाइम t इज इक्वल टू 0 ये है. फिर क्या हुआ कि टाइम जब t हो जाता है, यानी कि जब टाइम हमारा 3 सेकंड हो जाता है मान लीजिए, या 2 सेकंड हो जाता है, कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकंड बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो पहुंच जाता है, किस पोजीशन पर पहुंचेगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है. तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये वेलोसिटी v1 के साथ जा रहा है. ठीक है, अब v1 की वैल्यू आप कुछ भी कह दीजिए, v1 की वैल्यू आप बोल दो कि ये 2.5 मीटर पर सेकंड है, 2.5 मीटर पर सेकंड है. तो हम ये कहेंगे कि वो कितना चला गया, वो 2 सेकंड में कितना ट्रेवल कर जाएगा, वो हो जाएगा v1 इंटू टी. तो v1 इंटू टी कितना हो जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि वो 5 मीटर ट्रेवल कर जाएगा. तो 2 मीटर के मार्क पर तो वो पहले से ही था, अब वो 5 मीटर ट्रेवल कर जाएगा. ठीक है, तो यानी कि वो कहाँ पहुंच गया, 6 और 7, यानी कि वो यहाँ पहुंच गया 7 मीटर के मार्क पर. अब इस चीज को बताने के लिए कि उसकी फाइनल पोजीशन होगी क्या, ये तो मैंने ग्राफिकली देख लिया ग्राफ पर. अगर मान लो मेरे पास ग्राफ ना होता तो मैं क्या करता इस काम को, तो मैं क्या करता बेटा, मेरी जो पोजीशन है एक्स टी, वो क्या हो जाती, x1 0 प्लस v1 टी. और आप देखिए x1 0 कितना था, 2, और v1 टी कितना आया, 5. तो 2 प्लस 5 कितना हो गया, 7 मीटर. ठीक है, तो ये उसका टाइम टी पर उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई कि टी टाइम के बाद में, जो टाइम टी था उसके बाद में वो कहाँ पहुंचा,
वो पहुंच गया 7 मीटर पर। तो ये कैसे पता चला कि पहले वाली पोजीशन 2 में मैंने वेलोसिटी इंटू टाइम करके जो डिस्टेंस आता है यानी कि 5, तो उसमें मैंने 2 + 5 कर दिया तो मेरी फाइनल पोजीशन आ गई। सबको समझ में आ गया ये कि नहीं बताओ? यस सर। बाकी बच्चे बताइए बेटा, सबको क्लियर है? आस्था, भव्या, आर्यन, अंश बताइए। यस सर। सभी को क्लियर है? कनिष्क, लक्ष्य, रोहन, विदुषी, यश, यस पार्थ? सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक टाइम के बाद में हमारी पोजीशन कहाँ पर आएगी। तो वो क्या करते हैं हम, कि जो भी वेलोसिटी दे रखी है और जो भी टाइम है, तो वेलोसिटी और टाइम को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाता है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट इनिशियली पहले से भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था। वो पहले से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था? हमने जैसे यहाँ पर बोला कि 2 मीटर वो पहले से ही ट्रेवल कर चुका था। तो उस 2 को वेलोसिटी इनटू टाइम करके जो डिस्टेंस आया उसमें ऐड कर दिया, तो मेरी फाइनल पोजीशन आ गई। पोजीशन का मतलब क्या है कि हम सड़क पर अगर मान लीजिए हमने मार्किंग कर रखी है तो हम किस पोजीशन पर, हम किस लोकेशन पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट 1 के लिए कि उसमें उसकी जो इनिशियल पोजीशन है, शुरुआत में वो जिस पोजीशन पर बैठा हुआ था, दैट प्लस जो डिस्टेंस आया स्पीड इनटू टाइम करके, वो उन दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल पोजीशन आ जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट 1 के लिए हुआ, ये ऑब्जेक्ट 2 के लिए हुआ। अब हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट 1 भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्जेक्ट 2 भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के बीच में गैप कितना होगा वो कैसे निकालेंगे? x2t में से x1t को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x2t माइनस x1t इज इक्वल टू x20 प्लस v2t। अब आप देखो कि जब लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हुआ है तो राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड भी तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो x2t माइनस x1t हो गया, इज इक्वल टू ये पूरा x20 प्लस v2t माइनस x10 प्लस v1t, ये हो गया। अब क्या करें, अब ये एक्सपैंड कर दो, ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा x2t माइनस x1t इज इक्वल टू x20 प्लस v2t, x20 प्लस v2t माइनस x10 माइनस v1t। अब क्या करो, इधर ये x20 है, इसको इधर ले आओ, तो x2t माइनस x20 इज इक्वल टू ये जो माइनस का x1t है इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा x1t और माइनस x10, इसको एक तरफ रखो और ब्रैकेट में डाल दो। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में x2t माइनस x20 को ब्रैकेट में डालो, और इसके अलावा क्या बचा इधर राइट हैंड साइड, v2t माइनस v1t, तो प्लस और ब्रैकेट में लिखिए v2t माइनस v1t। ठीक है, ये रीअरेंज करा है हमने बस इन टर्म्स को कि x2t में से x20 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, और फिर x1t में से x10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब क्या करें, ये जो x1t माइनस x10 वाला है इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, ये ऐसे हो जाएगा x2t माइनस x20 माइनस x1t माइनस x10 इज इक्वल टू v2t माइनस v1t, v2t माइनस v1t। अब ये मिटा रहा हूं इस तरफ से,
चलिए जी, तो अब आप ये देखो कि मैंने ये कहा कि पहले शुरुआत में मैं 2 मीटर के मार्क पर खड़ा हुआ था और थोड़ी देर बाद मैं 7 मीटर के मार्क पर पहुंच गया। तो सेवन में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये पता चल जाएगा कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है। ये समझ में आता है कि नहीं, बताइए। मेरी बात सबको, अरे मेरी आवाज आ रही है सबको, किसी की आवाज नहीं आ रही उधर से? यस सर। यस सर। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि शुरुआत में मैं 2 मीटर की पोजीशन पर खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि अरे मैं तो चलते हुए 7 मीटर की पोजीशन पर आ गया। तो 7 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कि नहीं, ये बताओ। ये समझ रहे हैं ना? तो आप ये देखिए कि ये ऑब्जेक्ट 2 है। ऑब्जेक्ट 2 की पोजीशन है कि वो टाइम टी में x2t ये इस पोजीशन पर पहुंच गया। तो उसमें से x2 0 यानी कि ऑब्जेक्ट 2 की इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन अगर सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है तो ये पता चल जाता है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह मैं लिख दूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अच्छा ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगा दिया यहाँ पर, V2t माइनस V1t था, ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, मैंने गलत लगा दिया। ये ठीक कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है V2t इंटू V1t, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है V2 मल्टीप्लाइड बाई t। तो ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर, ये ब्रैकेट गलत लगाया, इसको काट दीजिए। सर ये हम कोई फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं? फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। तो x2t माइनस x2 0 क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इन टाइम टी में ऑब्जेक्ट 2 का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इन टाइम टी, ठीक है, माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इन टाइम टी, माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इन टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इन टाइम टी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इन टाइम टी इज इक्वल टू क्या है, V2t माइनस V1t। इसको क्या लिख देंगे, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 इंटू टी, V2 माइनस V1 इंटू टी। अब क्या कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट 1 का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ऑब्जेक्ट 2 के डिस्प्लेसमेंट में से ऑब्जेक्ट 1 का डिस्प्लेसमेंट अगर सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है तो उसको मैं लिखूंगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1। बेटा इसको लिख देते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाई टी। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब ये V2 माइनस V1 को इधर ही रहने दो, टी को नीचे ले आओ। V2 माइनस V1 इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1। ब्रैकेट में डाल दो इसको और अपॉन में टाइम को नीचे ले जाओ। टाइम टाइम क्या है, टी, टाइम लिख दो या कॉमा करके टाइम कॉमा टी ऐसे लिख दो। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये जो V2 माइनस V1 है, जब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं तो क्या आ जाता है, वेलोसिटी आ जाता है। जब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा। सर इसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट 1? नहीं, दोनों के दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के दोनों ही पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं। मैं इसको लिखूंगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1, ये हो गया। ठीक है, और ये जो v2 माइनस v1 है इसको मैं v21 बोल देता हूँ, और v21 v21 का मतलब ही ये है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1। अब देखिएगा, आप दोबारा समझिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वाला जो फंडा है वो दोबारा समझिए। हमने ये कहा कि पहला तो हमारे पास ये था x2t इज इक्वल टू x20 प्लस v2t। ठीक, ये तो ऑब्जेक्ट 2 के लिए उसकी पोजीशन निकालने का ये हमने एक रिलेशन देखा। x1t इज इक्वल टू x10 प्लस v1t, ये रिलेशन देखा हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो x2t माइनस x1t लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, इज इक्वल टू x20 माइनस x10 x20 प्लस v2t माइनस x10 प्लस v1t, ये आ गया। फिर इसको एक्सपेंड करेंगे तो x2t माइनस x1t इज इक्वल टू x20 प्लस v2t माइनस x10 माइनस v1t, ये आ गया। फिर मैंने क्या करा, x2t x2 वाली जो टर्म्स हैं वो मैं एक तरफ ले आया, तो x2t माइनस x20 इधर आ गया भाई, प्लस x20 था, इधर आकर माइनस का x20 हो गया, और माइनस का x1t था, उधर जाकर प्लस का x1t हो गया, तो x1t और माइनस का x10, फिर प्लस का v2t माइनस v1t प्लस v2t माइनस v1t, ये हो गया। अब आप क्या करें कि ये जो x1t माइनस x10 है इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो ये पूरा ब्रैकेट जो है ये इधर प्लस का था तो इधर आकर माइनस का हो गया। x2t माइनस x20 ये क्या है, ये है ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इन टाइम t। ये डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट 2 का, कि ऑब्जेक्ट 2 सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों के दोनों, ऑब्जेक्ट 1 भी और ऑब्जेक्ट 2 भी। तो ये ऑब्जेक्ट 2 का डिस्प्लेसमेंट है टाइम t में, ये t टाइम में वो कितना डिस्प्लेस कर गया, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट है। सिमिलरली जो x1t माइनस x10 भाई क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही तो हमको डिस्प्लेसमेंट देती है। तो x1t माइनस x10 ये आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इन टाइम t। अब ऑब्जेक्ट 2 के डिस्प्लेसमेंट में से अगर ऑब्जेक्ट 1 का डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो उसको हम बोल देते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात सबको समझ में आ गई, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1। बताइए जी, क्लियर है इतना, है ना? अच्छा, तो इसको मैंने बोल दिया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू टी। ये तो है ही इस तरफ राइट हैंड साइड, v2 माइनस v1 इंटू टी। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है v2 माइनस v1, और फिर ये t है, t को डिनोमिनेटर में ले आए, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1 अपॉन टाइम t। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1, तो v2 माइनस v1 को मैं v21 भी बोल सकता हूँ। क्यों, मैं v2 को मेजर ऑब्जेक्ट लेकर चल रहा हूँ और v2 में से मैंने v1 को सब्ट्रैक्ट करा है। और इसी तरीके से अगर हमसे ये कहा जाए कि भाई अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2 निकालना हो तो क्या कहेंगे, सिमिलरली v12 is equal to v1 minus v2 is equal to relative velocity of object 1 with respect to object 2। बताइए बेटा, सबको क्लियर है? v2 माइनस v1 है तो v21 बोल दिया, और v1 माइनस v2 है तो v12 बोल दिया। बताइए, सबको क्लियर है? अरे भाई बोलो। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है बेसिकली, कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, और देखिएगा रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट तभी करी जाएगी जब कोई दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे, सेम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे होंगे, चाहे दोनों के दोनों ऐसे ट्रेवल करें एक ही तरफ,
चाहे दोनों के दोनों इस तरह से ट्रेवल करें, जो उनकी वेलोसिटीज हैं वो सब्ट्रैक्ट होनी है। अब आप देखो ये, इसमें मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये मिटा रहा हूँ इधर से, कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। Relative velocity can be positive, zero और पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। कैसे? एग्जाम्पल, if v1 is equal to 2 meter per second and v2 is equal to 5 meter per second, तो v21 is equal to v2 minus v1, 5 minus 2 कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकेंड, ये तो प्लस का हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इफ v1 is equal to 3 मीटर पर सेकेंड and v2 is equal to 3 meter per second, then v21 is equal to v2 minus v1, क्या हो जाएगा? 3 minus 3 Recording in progress. 0 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हम ये कहते हैं कि अब if v1 is equal to 3 meter per second and v2 is equal to 1 मीटर पर सेकेंड, तो v21 कितना हो जाएगा? v2 माइनस v1, v2 कितना है 1 और v1 कितना है 3, तो 1 माइनस 3 कितना हो गया? -2 मीटर पर सेकेंड। तो हमेशा हम ये देखते हैं कि वेलोसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो अगर वेलोसिटी पहले वाले ऑब्जेक्ट की कम है और दूसरे की ज़्यादा है, तो v2 माइनस v1 कितना हो जाएगा? प्लस आ जाएगा। पहले वाले की और दूसरे वाले की दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो v2 माइनस v1 जीरो आ जाएगा। और पहले की वेलोसिटी ज़्यादा है, दूसरे की वेलोसिटी कम है, तो v2 माइनस v1 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब आप जरा देखें कि इसमें हमने जो ये 3 केसेस देखे हैं, 3 केसेस के 3 ग्राफ्स और देखेंगे। लिखेंगे, when the two objects move with same velocity in the same direction, केस फर्स्ट लिख लो, when the two objects move with same velocity in the same direction, इसका ग्राफ मतलब क्या हो जाएगा? v1 is equal to v2, it implies that v2 minus v1 is equal to 0। तो ये हमारा जीरो रिलेटिव वेलोसिटी वाला एग्जांपल है। अब इसको हम ग्राफ बनाकर दिखा देंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ बना देंगे। हमने यहाँ पर ले लिया टाइम और यहाँ पर ले लिया पोजीशन। तो पोजीशन टाइम ग्राफ सोचो कि पहले ऑब्जेक्ट का ऐसे है, मतलब इस तरह से चल रहा है, और दूसरे ऑब्जेक्ट का भी ऐसे ही है। ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट का भी ऐसे ही है। तो आप ये देख लीजिए कि दोनों ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन तो डिफर कर रही है, लेकिन उसके बाद दोनों की पोजीशन सेम पैटर्न पर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब
वो सेम पैटर्न पर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि जब दोनों वेलोसिटी सेम होगी तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ पैरेलल लाइन बना देंगे। तो एक ये तो पहला केस हो गया। उसके बाद केस सेकंड, बेटा समझ में आ गया सबको? ये दोनों की देखिए इनिशियल पोजीशन दोनों की डिफरेंट है, इनिशियल पोजीशन दोनों की डिफरेंट है, लेकिन उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये भी 30 मीटर पर सेकंड पर चलता है और ये भी 30 मीटर पर सेकंड पर। तो जब दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल सेम है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकलेगी? कुछ भी नहीं, जीरो। समझ गए कि नहीं? मतलब अगर मान लो मैं हाईवे पर जा रहा हूँ, हाईवे पर मैं अपना एक स्कूटर चला रहा हूँ और एक कोई दूसरा बंदा वो भी स्कूटर चला रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि मेरी भी स्पीड 50 या 60 किलोमीटर पर आ रहा है और जो दूसरा है उसकी भी स्पीड इतनी है 50 या 60, दोनों की स्पीड सेम है, तो दोनों के बीच में जितना गैप है ना उतना ही गैप लगातार बना रहेगा। दोनों के बीच का गैप मतलब कोई एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों के बीच में जो सेम गैप है वो गैप बना रहेगा और दोनों जो है वो उसी वेलोसिटी से चलते रहेंगे। बताइए सभी को क्लियर है ना? फर्स्ट केस लक्ष्य क्लियर है? यस सर। अच्छा, चलिए जी, अब आगे देखता हूं मैं इसका सेकंड केस। सेकंड केस में आप लिखेंगे व्हेन v2 इज ग्रेटर देन v1, when v2 is greater than v1 then relative velocity is positive, then relative velocity is positive। ये मैंने देखा ही था, यहाँ पर v2 5 है और v1 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 3 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव आई थी रिलेटिव वेलोसिटी। इसका ग्राफ बनाएंगे। तो फिर वही दिखाता हूँ पोजीशन टाइम ग्राफ। यहाँ पर तो टाइम है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर ले लेंगे पोजीशन। एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट वन के लिए तो सोचिए इस तरीके से पोजीशन बढ़ रही है, टाइम के साथ साथ पोजीशन ऐसे बढ़ रही है, और ऑब्जेक्ट टू के लिए टाइम के साथ साथ पोजीशन कुछ ज़्यादा ही तेजी से बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट टू की वेलोसिटी ज़्यादा है। तो जब ऑब्जेक्ट टू की वेलोसिटी ज़्यादा और ऑब्जेक्ट वन की वेलोसिटी कम होती है तो वी टू इज ग्रेटर देन वी वन होता है, तो तब मैं बोलूंगा कि मेरी रिलेटिव वेलोसिटी वी टू माइनस वी वन कितनी आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। बताइए बेटा सबको क्लियर? आस्था, भव्या, Yes, sir. ठीक है। चलिए जी, तो अगला देखते हैं थर्ड केस। when v2 is less than v1 then relative velocity is negative। जब v2 v1 से छोटा होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव होती है। सर वो तो डिपेंड करता है ना हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं वेलोसिटी। हाँ हाँ, ये मैं जितने भी तीनों केसेस देख रहा हूँ ना, इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट टू की वेलोसिटी बता रही, ऑब्जेक्ट टू की वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट वन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उल्टा भी उल्टा करेंगे तो फिर ये तीनों ग्राफ्स उल्टे हो जाएंगे। ये पहला वाला तो सेम रहेगा, ये पहला वाला तो सेम रहेगा, मतलब अगर v1 इज ग्रेटर देन v2 देखेंगे तो फिर वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, v1 इज ग्रेटर देन v2, कि अगर मैं वन की वेलोसिटी निकाल रहा हूँ टू के रिस्पेक्ट में। समझ गए? तो यहाँ पर मैं हर एक केस में टू की वेलोसिटी निकाल रहा हूँ वन के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अरे ये एक मिनट रुकिए जरा, कुछ इसमें प्रॉब्लम आई है। हाँ, दिखाई दे रहा होगा अब। तो अब आप ये देखिए कि ऑब्जेक्ट वन जो है, अब ऑब्जेक्ट वन की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट वन जो है उसकी तो पोजीशन बड़ी तेजी से चेंज हो रही है। ये तो ऑब्जेक्ट वन हो गया, और जो ऑब्जेक्ट टू है उसकी उतनी तेजी से नहीं हो रही, तो ऑब्जेक्ट टू थोड़ा नीचे की तरफ। तो ऐसे में ये जो ग्राफ है, दोनों की वेलोसिटी के ग्राफ जो है ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ठीक है। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है तो ग्राफ पैरेलल होता है। जब रिलेटिव वेलोसिटी जो है पॉजिटिव होती है तो ऑब्जेक्ट टू जो है वो ऑब्जेक्ट वन, ये दोनों के दोनों कभी मैच नहीं करते। और जब
रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव होती है तो दोनों के जो पोजीशन टाइप ग्राफ है वो इंटरसेक्ट करते हैं। बताइए जी, क्लियर सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो बेटा इसी के साथ आपका ये पहला चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन खत्म होता है और नेक्स्ट क्लास से मैं आपका स्टार्ट करवाऊंगा मोशन इन अ प्लेन।